नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती हैं अधूरी खबरें भी। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बतलाएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं आज का पूरा सच। पश्चिम बंगाल में आज भी सत्ता के गलियारों में हलचल तेज रही। सरकार गठन के महज 3 हफ्ते बाद मुख्य शुभेंदु अधिकारी ने अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार कर सियासी पारा चढ़ा दिया। कोलकाता में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो कुछ पुराने और अनुभवी नेताओं पर भी भरोसा जताया गया। इस विस्तार के साथ साफ संकेत देने की कोशिश हुई कि सरकार अब तेज फैसलों और मजबूत प्रशासनिक पकड़ के साथ आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन बंगाल की राजनीति में कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्रालयों के बंटवारे तक सीमित नहीं माना जाता। इसके पीछे राजनीतिक संदेश और सत्ता संतुलन की बड़ी रणनीति भी देखी जाती है। किस क्षेत्र को कितना प्रतिनिधित्व मिला, किस सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश हुई, और किन नेताओं की एंट्री ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी की टीम तैयार है, तो दूसरी तरफ बंगाल में हार के बाद टीएमसी में हाहाकार है। एक रेस छिड़ चुकी है। ऐसा लग रहा है टीएमसी में एक दौड़ लगी है कि पहले पार्टी का दामन कौन छोड़ता है। लिस्ट लंबी है और वेटिंग लिस्ट उससे भी लंबी, क्योंकि कई नेता भाजपा से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। इन सवालों पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। बंगाल की सियासत में नई बहस छिड़ चुकी है। तो शुरू करते हैं पूरा सच, जहां हम इन सवालों का सटीक विश्लेषण करेंगे। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज सत्ता का नया समीकरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी सरकार के गठन के 3 सप्ताह बाद आज अपने मंत्रिमंडल का व्यापक विस्तार किया। नवान्ना में आयोजित एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने 35 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के साथ ही मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या अब 41 हो गई है। इनमें 13 कैबिनेट मंत्री हैं, 3 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 19 जो है वो राज्य मंत्री हैं। शुभेंदु सरकार मंत्रिमंडल में कई युवाओं को शामिल किया गया, तो कई अनुभवी चेहरे भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। कैबिनेट विस्तार पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार केवल पदों का बंटवारा नहीं, बल्कि राज्य के चहुमुखी विकास के लिए एक नई शुरुआत है। हम सामूहिक नेतृत्व और भय मुक्त बंगाल के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने पर भाजपा विधायकों का कहना है कि बंगाल की तरक्की के लिए बंगाल को आगे लेकर जाना है। जैसा मुख्यमंत्री का निर्देश होगा उसी के अनुसार काम होगा। साथ ही बंगाल को सोनार बांग्ला पथ पर ले जाने की दिशा में भी लगातार काम किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है शुभेंदु सरकार के मंत्रियों का। बंगाल को तरक्की के लिए, बंगाल को आगे ले जाना हो, जैसा पहले बंगाल था उस गरिमा में पहुंचाना है। बहुत कठिन काम है, लेकिन जो भरोसा पश्चिम बंगाल के आम जनता ने रखे हैं उसी मुताबिक हम लोग को काम करना है। मैं वादा करती हूँ श्याम पुकुर सहित राज्य की जनता का जो आज कार्यभार मिला है भाजपा सरकार के नेतृत्व में, पश्चिम बंगाल सरकार के नेतृत्व में शुभेंदु अधिकारी के दिखाए पथ पर बंगाल को सोनार बांग्ला पथ पर ले जाने का संपूर्ण रूप से कार्य करेंगे। पश्चिम बंगाल का जो जनता वंचित हुए थे पिछले जो सरकार था उसी से, उसका लिए हम लोग जो प्रतिज्ञाबद्ध है उसका काम हम लोग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आगे का दिन में और भी होगा, अच्छे तरीके से होगा। आज पूरा मंत्रिमंडल का शपथ लिया गया है। इसी तरीके से जैसे हमारे निर्देश आएगा पार्टी से, मुख्यमंत्री जी के तरफ से, हम लोग सभी काम पे रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची में अनुभव और युवा ऊर्जा का तालमेल दिखा। मंत्रिमंडल के नए स्वरूप में 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। कुछ नाम जिन पर सबकी निगाहें हैं, उनमें एक नाम है स्वपन दास गुप्ता का। एक प्रख्यात पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं।
भाजपा की वैचारिक राजनीति में इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने को एक मजबूत संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरा नाम है अर्जुन सिंह का। बैरकपुर के पूर्व सांसद और एक बेहद प्रभावशाली नेता। उत्तर 24 परगना के औद्योगिक विकास में इनका काफी अहम योगदान माना जाता है। अपनी आक्रामक और जमीनी राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले अर्जुन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करना पार्टी की संगठनात्मक शक्ति के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा तपस रॉय राज्य की राजनीति के एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। इनका लंबा राजनीतिक अनुभव भाजपा सरकार के लिए काफी अहम माना जा रहा है और साथ ही डॉक्टर शंकर घोष को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उत्तर बंगाल के विकास और सिलीगुड़ी में भाजपा की जड़ों को मजबूत करने में इनकी भूमिका अहम रही है। डॉक्टर शंकर घोष को शामिल करके शुभेंदु अधिकारी ने युवा चेहरे को जगह दी है। इसके अलावा उत्तर बंगाल को प्रतिनिधित्व भी दिया गया है। साथ ही जगन्नाथ चट्टोपाध्याय पार्टी संगठन के उन चेहरों में हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को खड़ा करने और चुनाव प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा दूध कुमार मंडल आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा के विस्तार में इनकी अहम भूमिका रही है। इन्हें जंगल महल और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अशोक डिंडा क्रिकेट के मैदान से उन्होंने सीधा यहां एंट्री मारी है। अपनी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से उन्होंने क्रिकेट के मैदान में पहचान बनाई थी और अब अशोक डिंडा ने बंगाल सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इसके साथ ही उनकी राजनीतिक पारी का सबसे बड़ा अध्याय शुरू हो गया है। और अब बात बंगाल की महिलाओं की। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने आज राज्य की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भरोसा शपथ के नाम से किए गए वादे को पूरा करते हुए आज से राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा आधिकारिक रूप से शुरू कर दी गई है। यह योजना राज्य परिवहन निगम की शहरी, उपनगरीय और लंबी दूरी की सभी सरकारी बसों में लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच को आसान बनाना है। नियम के तहत बस के भीतर कंडक्टर के सामने पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद महिलाओं को 0 वैल्यू टिकट जारी किया जाएगा, जो उन्हें बिना एक भी रुपया खर्च किए उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी। वहीं लंबी दूरी की बसों में आरक्षित सीटों के लिए बुकिंग के दिए गए समय पर आईडी नंबर का मिलान करना होगा। सरकार ने साफ किया है कि इस सुविधा का लाभ राज्य की महिलाओं को ही मिलेगा। तो महिलाएं किसी भी बस स्टैंड पर कोई भी वैध पहचान पत्र दिखाकर इस सेवा का लाभ उठा सकती हैं। राज्य में महिला यात्रियों ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना की। महिला यात्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। थैंक यू इसके लिए गवर्नमेंट को भी, लेडीज के लिए जितना भी हो सके कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा उन्नत होगा तो और भी अच्छा है हम लोग के लिए। ऐसे में एजेड के लिए थोड़ा और सुविधा होगा तो अच्छा है। सुविधा तो होगा ही, क्योंकि हर रोज 50-60 किलोमीटर जाना पड़ता है। एक व्हीकल से तो नहीं होता, सिर्फ इस बस से चला जाएगा ऐसा नहीं होता, और भी ब्रेक करके आना जाना में आप करिए कि 8,500-9 हज़ार निकलता ही है। वो एक आदमी का वो उस महीने से फैमिली का सब खर्चा हो जाता है, वो लोग हम ट्रांसपोर्ट में देते हैं। तो कुछ यहाँ पे फ्री हो गया तो कुछ तो हमारा होगा ही, अच्छा ही होगा। सिर्फ आधार कार्ड हम दिखाया, आज शिवरी का टिकट किया। हम लोग को तो जाना आना होता है 1 महीने 2 महीने बाद, लेकिन जाएंगे तो और अच्छा होगा। हम लोग जो पैसा जो देते थे, हम शिवरी हम जाते हैं तो उसको 180 रुपया लेते थे भाड़ा। इस भाड़ा को हमको बहुत और सेफ्टी मिल गया। इस योजना के लागू होने पर कामकाजी महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। महिलाओं ने इस कदम का स्वागत किया। इसके लिए सरकार ने कुछ खास नियम बनाए हैं। सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा मिलेगी। सभी सरकारी बसों में यह योजना लागू होगी। शहरी, उपनगरीय, लंबी दूरी की बसों में भी ये सुविधा मिलेगी। इसके लिए बस में कंडक्टर को सिर्फ पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद महिलाओं को मिलेगा 0 वैल्यू टिकट। पहचान पत्र ना होने पर भी मिलेगा मुफ्त टिकट। सरकार ने साफ किया है कि सिर्फ राज्य की महिला निवासियों को ही ये लाभ मिलेगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास को रफ्तार दे रही है। दूसरी तरफ सियासी पारा भी हाई है। दक्षिण सोनारपुर में टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के दौरे के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अभिषेक बैनर्जी एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार और अन्य पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन वहां उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा।
प्रदर्शन के दौरान अभिषेक के काफिले और उनके कार्यक्रम के खिलाफ नारेबाजी हुई। उन पर अंडे फेंके जाने की घटना ने माहौल को और गर्मा दिया। इस घटना के बाद मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। अभिषेक बनर्जी ने इसे जानलेवा हमला बताते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि विरोध सुनियोजित था। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घटना को लेकर सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए और इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला बताया। दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि पार्टी इस घटना को राजनीतिक मुद्दा बनाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में दक्षिण सोनारपुर की यह घटना बंगाल की सियासत में नया विवाद और नई बयानबाजी लेकर सामने आ गई। और चुनावों में करारी हार के बाद टीएमसी जमीन पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का आक्रोश उफान पर है। एक तरफ लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का विरोध किया, तो दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ज्ञापन सौंपने के लिए गए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि भीड़ ने उन पर हमला किया। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके सिर पर वार किया गया और उन्हें चोट आई, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस ने उन्हें पूरी सुरक्षा दी थी। पहले अभिषेक बनर्जी और फिर कल्याण बनर्जी ने जिस तरह जनता के आक्रोश को साजिश का रंग देने की कोशिश की, उसके बाद सवाल यह है कि क्या टीएमसी पश्चिम बंगाल में करारी के हार के बाद भी जमीनी सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं। उधर टीएमसी नेताओं अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले की टीएमसी ने कड़ी निंदा की है, तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि दशकों से बंगाल में चली आ रही राजनीतिक हिंसा बंद होनी चाहिए। वहीं हुमायूं कबीर ने इस मारपीट को जनता का रिएक्शन बताया। आइए सुनते हैं नेताओं की ये बयानबाजी। लोकतंत्र में हर पार्टी की राजनीति करने के अधिकार है, लेकिन बंगाल इससे मुक्त नहीं हो पा रहे, हिंसा से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं बंगाल, और खासकर राजनीतिक और चुनावी हिंसा से बंगाल नहीं मुक्त होने पा रहे हैं। I condemn all this, and I am sure that we shall go to the governor, we shall go to the High Court, but our fight against BJP ruffians will continue. लीडरशिप इतना दिन से आम आदमी को लेके इतने सारा जुलूम किया, उनका तो रिएक्शन होना चाहिए, वही हो रहा है। टीएमसी नेताओं पर हुए हमले पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के नेता ही एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता। जैसा हम देख रहे हैं कि टीएमसी के स्वयं के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं को खदेड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि कितना भयंकर 15 साल तक माँ, माटी और मानुष के नाम पर बंगाल के लोगों के साथ धोखा हुआ होगा। ये लोग टीएमसी के कार्यकर्ता है। कल अभिषेक बनर्जी साहब टीएमसी के कार्यकर्ता के मिलने गए, वहां पर ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनको चोर चोर कहा। ये कोई और नहीं कह रहा, बंगाल के लोगों ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। अब टीएमसी के कार्यकर्ता टीएमसी को रिजेक्ट कर रहे हैं। टीएमसी लोग उनको अटैक करते हैं, अरे वो तो ड्रामाबाज है। हमारे कोई लोग उनको अटैक नहीं करेंगे। ये अभिषेक के ऊपर उनका दल के कितने लोगों का गुस्सा है ये देखना चाहिए। इसको इंक्वायरी होना चाहिए, उनको इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए बताइए ना। अभिषेक बनर्जी पे भी जो अटैक हुआ है, तो उसमें भी अब ये चीज सामने आ रही है कि उन्हीं की पार्टी के जो विक्षुब्ध लोग हैं, उन लोगों का इसमें रोल आ रहा है। तो टीएमसी ने इतने दिनों तक जिन सब लोगों को दबा के रखा, जितने लोगों पे अत्याचार किया, अपने ही पार्टी के लोगों पे भी इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। तो ये सारी घटना जांच के दायरे में है कि कौन इसके पीछे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती है कि किसी पे भी कोई अटैक हो। कल्याण बनर्जी का भी व्यवहार आप सब समय देखे हैं कि लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो लोगों में उनके प्रति बहुत बड़ी नाराजगी रही है। जनता जो कल तक उनके साथ चल रही दिख रही थी, वो आज उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई है, क्योंकि सबको तो डरा करके साथ में रखा हुआ था, कोई तो मन से उनके साथ था नहीं। इस बीच ममता बनर्जी ने भी घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी का बयान। এই ঘটনা ঘটিয়ে ওকে আজকে মানুষের আশীর্বাদে বেঁচেছে, মানুষের দোয়ায় বেঁচেছে, মানুষের শুভকামনায় বেঁচেছে।
আমি বিশ্বাস করি আগামী কাল থেকে আমাদের ছেলেমেয়েরা কর্মীরা তারা নিজেরা রাস্তায় তাদের কর্মসূচি নেবেন। আর আমিও 2 তারিখ থেকে আমার কর্মসূচি शुरू করছি রানী রাসমণি रोड থেকে। और पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ममता की पार्टी टीएमसी में क्यों मची है भगदड़। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक तरफ शुभेंदु सरकार पश्चिम बंगाल को विकास की राह पर पूरी रफ्तार से बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामलों में भी तेजी से एक्शन शुरू हो गया है। इस बीच टीएमसी में पार्टी छोड़ने वालों की लिस्ट भी हर दिन लंबी होती जा रही है। पहला नाम है शांतनु सेन का, जिन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्यागपत्र में आरजी कार, बलात्कार, हत्याकांड, भ्रष्टाचार के आरोपों और नौकरियों में घोटाले का उल्लेख किया। और कमाल की बात यह है कि चुनावों में हार से पहले ये सभी घटनाएं टीएमसी के नेताओं के लिए सिर्फ आरोप थे। वहीं डॉक्टर काकोली घोष, दस्तिकार, 4 बार की सांसद और टीएमसी की महिला शाखा की प्रमुख ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर उनकी अनदेखी करने और आंतरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इसके अलावा अरूप चक्रवर्ती प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने वाले नेताओं में हैं। अरूप चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है। उन्होंने पार्टी की कार्यप्रणाली पर असंतोष व्यक्त किया। साथ ही डायमंड हार्बर नगर पालिका के 9 टीएमसी पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया। अब तक 100 से अधिक पार्षदों ने विभिन्न नगर निकायों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं संदीपन साहा और ऋतुव्रत बनर्जी को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। इस्तीफों के बीच ममता बनर्जी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ना चाहते हैं वो स्वतंत्र हैं। इस बयान को भी पार्टी के अंदर की नाराजगी और विभाजन का संकेत माना जा रहा है। और पश्चिम बंगाल सीआईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नोटिस देकर उनसे जांच अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा है। हालांकि अभिषेक ने जांच एजेंसियों से और समय मांगा, जिसके बाद सीआईडी के अधिकारी उनके घर पहुंचे और फिर से नोटिस दिया। सीआईडी ने उन्हें आज एजेंसी के भवानी भवन मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। बता दें कि ये नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए एक मैसेज में पार्टी विधायकों के जाली हस्ताक्षर के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में है, जिसमें शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष के नेता के तौर पर समर्थन दिया गया था। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में विधानसभा के भीतर कथित फर्जी हस्ताक्षर कांड ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की सीआईडी जांच के आदेश देने के महज 15 मिनट के भीतर तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी उलबेरिया पूर्व और संदीपन साहा एंटाली को पार्टी से, ये जो एंटाली से विधायक हैं, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी ने दोनों पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सचिवालय में आयोजित मीडिया वार्ता में ये बताया कि इन दोनों विधायकों ने दरअसल विधानसभा में कथित फर्जी हस्ताक्षरों से जुड़े मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। ये मामला शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता चुने जाने की प्रक्रिया के बाद इस तरह से देखा गया। मुख्यमंत्री की घोषणा के कुछ ही मिनट के बाद तृणमूल कांग्रेस ने दोनों विधायकों के निष्कासन का आदेश जारी कर दिया। दरअसल 4 मई को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस को सदन में विपक्ष के नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी करनी थी। 6 मई को हुई बैठक में पार्टी नेतृत्व को नेता चुनने का अधिकार देने का प्रस्ताव पारित कराया गया। आरोप है कि 19 मई को 6 मई की तारीख दर्शाते हुए विधायकों के हस्ताक्षर जुटाए गए।
निष्कासित विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ बोस को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि हाजिरी बही में दर्ज हस्ताक्षरों को प्रस्ताव के समर्थन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिकायत के आधार पर हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद जांच सीआईडी को सौंप दी गई। जांच के सिलसिले में सीआईडी ने नैना बनर्जी, कुणाल घोष, तापस मेहती और बहारुल इस्लाम के आवासों पर पहुंचकर पूछताछ की है। विधायक बहारुल इस्लाम ने भी दावा किया कि वो 6 मई की बैठक में मौजूद नहीं थे, फिर भी दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर दर्ज हैं। इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को भी तलब किया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि साइन कांड में तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से घिर गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना पार्टी के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े करती है। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। चिंता का बात है, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। गलत काम करने वाले लोगों को ही समर्थन किया जाता है। जो नैतिकता का काम करते हैं, जो सही काम करते हैं, उनके इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। ये आज हो गया, प्रमाण हो चुका है। सिग्नेचर है हम लोग का, क्यों नहीं भेजेंगे? एक अटेंडेंस को रेजोल्यूशन में बना के आप भेज देते हैं। जो विधायक उपस्थित नहीं, उनका ब्लॉक लेटर में आप नाम लिख देते हैं। ये तो विधानसभा के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। आज कितने विधायक को प्रश्न के मुंह में आप डाल दिए हैं, जिनको आज ये पूछा जा रहा है कि ये आपका सिग्नेचर केलेंकड़ी में आप भी है कि नहीं। ये प्रश्न का जवाब हम लोग क्यों दें? इस प्रश्न का जवाब दल के साधारण संपादक अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को देना चाहिए। और पूरा सच में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको कुछ और जानकारी देंगे बंगाल से जुड़ी। बने रहिए हमारे साथ। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
पूरा सच में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। नीट यूजी की 21 जून को होने वाली परीक्षा को कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के रूप में कराए जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक से जुड़ी पहले से लंबित याचिकाओं के साथ ही जुलाई में इसकी सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को जस्टिस पीएन नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया, जिससे नीट की दोबारा परीक्षा के लिए मांगी गई राहत प्रभावी रूप से खारिज हो गई है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वो केवल उस मांग पर जोर दे रहे हैं जिसमें दोबारा परीक्षा सीबीटी मोड में करवाने की बात कही गई है। हालांकि जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि कोर्ट पहले भी इस तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुका है। वहीं नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे, आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सोमवार को तीनों आरोपियों की कस्टडी समाप्त होने पर सीबीआई ने उन्हें अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए तीनों आरोपियों को 15 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ओवरऑल पूरा सच में आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अपने इस विशेष कार्यक्रम में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल करते हुए। तो फिलहाल आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।